अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो हार नहीं मानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में। और कुछ ही पलों में फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह भी बताएंगे कि आज कौन से मुद्दे हैं चर्चा वाले जिनसे आपको अवगत कराना है, क्योंकि हर मुद्दे पर एक पोल होता है जो कि आप ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वोट कर सकते हैं और आप वोट करेंगे तो नतीजे हम आपको दिखाएंगे रोजाना जनमत में रात को 9 बजे। आज बड़े मुद्दे जो है दिल्ली बजट को लेकर, एक बहुत बड़ा बजट है, जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है, उसका विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। विस्तार से आपको समझाएंगे कि दिल्ली बजट में क्या खास है। जस्टिस वर्मा की जांच के बारे में भी आपको आज हम बताने वाले हैं और साथ ही साथ मीट दुकानें बंद करने वाली बात भी है जो उसके बारे में बताएंगे। संविधान में बदलाव, तो देखिए दिल्ली बजट, जस्टिस वर्मा की जांच, ये मुद्दा जो है ये रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मीट दुकानें बंद, ये वाला मुद्दा आपके समक्ष, और फिर आगे बढ़ते ही संविधान में बदलाव की बात कौन कह गया वो आप भी जानते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण अति आवश्यक है। केवल ये विपक्ष जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा देता है, लेकिन अंततः अपनी गलती भी तो स्वीकार की जाए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा कोर्ट से जुड़ा हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला होने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तबादले के खिलाफ मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारणों पर बात करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे ने कहा कि उनका आरोप है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें इलाहाबाद भेजने से यह संदेश दिया जा रहा है कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। विक्रांत पांडे ने कहा कि संदेश दिया जा रहा है कि दिल्ली ज्यादा साफ सुथरी जगह है जहां ऐसे लोग नहीं रह सकते, लेकिन इलाहाबाद में इसे स्वीकार कर लिया गया। उनका कहना था कि अगर न्यायपालिका की स्वच्छता पर कोई दाग लगता है तो इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अन्य अधिवक्ता दिनेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दिनेश यादव ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां किसी के साथ प्रयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां के लोग न्याय व्यवस्था से उच्च उम्मीदें रखते हैं। उनका कहना था कि यह मुद्दा केवल एक जज के तबादले तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वच्छता पर भी सवाल उठते हैं। जज के तबादले से न्यायपालिका की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को हानि पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं। कमेटी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास का निरीक्षण किया और घटनास्थल पर मौजूद स्टोर रूम का जायजा लिया जहां आग लगी थी। जांच टीम ने सबसे पहले उन अधिकारियों से बयान दर्ज किए जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त और अग्निशमन अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जस्टिस वर्मा से भी घटना के बारे में स्पष्टीकरण लिया गया। टीम ने इस मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की भी जांच करने का फैसला किया है और जले हुए सामानों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस पूरे मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके आवास के स्टोर रूम में कभी भी नकदी नहीं रखी गई थी। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को अपने जवाब में यह स्पष्ट किया कि यह आरोप उनके खिलाफ साजिश के तहत लगाए गए हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। उनका कहना था कि यह मामला पूरी तरह से एक निराधार आरोप है जिसे किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता।
आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जांच कमेटी के परिणाम क्या आते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी हड़ताल का क्या असर होगा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो अवश्य जो है वो उस जज पर खड़ा हो ही गया है और वहां जो उसको ट्रांसफर जहां भी किया जाए, इलाहाबाद या प्रयागराज की अगर आप बात करें, तो उनका ये प्रश्न भी लाजमी है कि भाई क्या क्यों यहां पर भेजा जा रहा है, कोई ये प्रयोगशाला तो नहीं है। आरोप अगर हैं उनकी जांच हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। लेकिन यही तो खास बात है न्यायपालिका की, भाई इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को दिया नहीं गया है और ये कैसे होता है यही बहुत पेचीदा बनाकर रखा हुआ है। पर क्या ये एकदम अलग रह सकते हैं, क्या एकदम हट के चल सकते हैं, ये प्रश्न लोगों को पूछने का अधिकार तो है ही और हम तो पूछेंगे ही। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई और इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जस्टिस वर्मा मामले में पारदर्शिता अहम है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आपने क्या उत्तर दिया, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो उत्तर भी होगा जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपने पूछा है। जस्टिस वर्मा मामले में पारदर्शिता अहम है, 98% लोग कह रहे हैं हां पारदर्शिता अहम है, जरूरी है, होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज के एक और मुख्य मुद्दे की आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे उस पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के मुस्लिम आरक्षण और संविधान में बदलाव पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद राज्य से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। डीके शिव कुमार के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यह विवाद न केवल कर्नाटक में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी छाया हुआ है। रविवार को डीके शिव कुमार एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने और भाजपा द्वारा इसे अदालत में चुनौती देने के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, देखते हैं क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। हम इंतजार करेंगे और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। इसके बाद उन्होंने संविधान के संदर्भ में कहा, हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा, बहुत सारे बदलाव करने हैं, संविधान भी बदल रहा है, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। अब डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का स्पष्ट उदाहरण बताया है। अब भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है ताकि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। भाजपा सांसद संपित पात्रा ने इस बयान को बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि यह संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान बदलने की दिशा में काम कर रही है और यह भारतीय संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी और आरक्षण विरोधी बताया और कहा कि यह पार्टी हमेशा से एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों के खिलाफ रही है। डीके शिव कुमार के बयान का असर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक दिखाई दिया। सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले को उठाया और डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। अगर हिम्मत है तो आज ही उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगिए। इस बयान के बाद राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ और सत्र को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और भाजपा सांसदों ने डीके शिव कुमार के बयान की आलोचना की। इतने बवाल और आलोचनाओं के बाद डीके शिव कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं जेपी नड्डा से ज्यादा समझदार और वरिष्ठ राजनेता हूं। मैं पिछले 36 सालों से विधानसभा में हूं, मेरे पास सामान्य ज्ञान है। मैंने यूं ही कह दिया था कि विभिन्न निर्णयों के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। पिछड़े वर्गों के कोटे के अनुसार आरक्षण दिया गया है। मैंने ये नहीं कहा है कि हम संविधान जो है वो बदलने जा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि भाजपा उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है और वे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसका कानूनी विरोध करेंगे और सही तरीके से अपनी बात रखेंगे। अब डीके शिव कुमार के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसे बचाने के लिए हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाजपा संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। अब खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा सांसदों का रवैया भारत को तोड़ने वाला है, जबकि कांग्रेस हमेशा भारतीय संविधान और उसके मूल सिद्धांतों की रक्षा करेगी।
अब डीके शिव कुमार के बयान ने कर्नाटक की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और यह मामला आगे और गर्मा सकता है। इस बयान के बाद कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा चुनावों में कैसे उठाती है और डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ किस रणनीति से मोर्चा संभालती है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई, लेकिन संविधान बदलने की बात अगर ये कह दे, विपक्ष कह दे और फिर तो आरोप दूसरी पार्टी पर लगाए तो फिर ये बिल्कुल बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इस सत्य के बिल्कुल परे हो जाएगा। लेकिन अब खुद पर जब आरोप लगे हैं तो बचते फिर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे का रुख करेंगे। नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। जी हां, दिल्ली में नवरात्रि के पावन अवसर पर हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग जोर पकड़ रही है। पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया जाए ताकि धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। नेगी ने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना और उपवास का विशेष महत्व होता है और इस दौरान मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री से वातावरण दूषित होता है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। अब विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि यह कदम हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अनावश्यक विवादों से बचने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग व्रत रखते हैं और मांसाहारी भोजन से परहेज करते हैं। ऐसे में मीट की बिक्री और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन हिंदू समाज के लिए असहजता का कारण बन सकता है। भाजपा और विहिप की इस मांग को लेकर हिंदू समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि धार्मिक आयोजनों और पर्वों के दौरान हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो समाज में सौहार्द बनाए रखें। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार या नगर निगम की ओर से नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का फैसला हिंदू समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप होगा और इससे धार्मिक वातावरण में पवित्रता बनी रहेगी। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है। भाई उन्हीं के निर्णय पर अब ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि भाई दिल्ली में क्या नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होंगी। चलिए, खबर तो हमने आपको बताई और हर खबर पर जिस तरीके से महत्वपूर्ण खबरों पर खास तौर पर हम एक पोल रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको बता दें। नवरात्रि में बंद होनी चाहिए मीट की दुकानें। 99% लोग कहते हैं हां, बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी ने राज्य में एक नया सियासी विवाद उत्पन्न कर दिया है। कुणाल कामरा का यह बयान खासकर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के लिए गंभीर चुनौती साबित हो रहा है, जबकि विपक्षी शिवसेना यूबीटी ने कामरा का समर्थन किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लिया है। जहां सत्तारूढ़ महायुति की पार्टियों ने कामरा को चेतावनी दी है, वहीं विपक्षी दल खुलकर कामरा के पक्ष में खड़े हैं। एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया देखिए। कुणाल कामरा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकनाथ शिंदे ने इसे सुपारी लेने से जोड़ते हुए कहा कि कटाक्ष करते समय शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, उससे आप नहीं बच सकते। शिंदे का यह बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह सब एक सीमा के भीतर होना चाहिए। अब शिंदे ने कहा कि किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की टिप्पणियों के चलते कार्रवाई होती है तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। दरअसल कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे की टिप्पणी पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में कामरा ने मुंबई में एक कॉमेडी शो के दौरान शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष करते हुए उनकी आलोचना की थी। कामरा का कहना था कि उनका यह बयान हास्य और व्यंग्य का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। बात करेंगे कुणाल कामरा के विवादित इतिहास की भी, कि भाई वो भी विश्लेषण होना चाहिए। अभी पहला मौका नहीं है जब कुणाल कामरा विवादों में घिरा है। इससे पहले भी कामरा की टिप्पणियों और हरकतों के कारण कई बार विवाद उठ चुके हैं, विवाद हो चुके हैं। वो अक्सर अपनी टिप्पणियों के लिए आलोचना का शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विवाद इस प्रकार है।
अब सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण बनिया टिप्पणी 2020 की बात। मई 2020 में कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने इसे ब्राह्मण बनिया का मामला बताया था। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को मंजूरी दी थी। अब एक पत्रकार के साथ फ्लाइट में भिड़ंत हुई है, ये देखिए, ये इनकी हालत है। अब जनवरी 2020 में कुणाल कामरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पत्रकार के साथ फ्लाइट में उसको घेरते हुए उसे परेशान करता हुआ, पत्रकार को परेशान करता हुआ नजर आया था। इसके बाद 4 प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने कामरा पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भाई डिफॉल्टर है, ये कुछ भी कर सकता है, इसको दूर करो, इसको थोड़ी देर के लिए प्रतिबंध लगाओ, उस पर बैन लगाओ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या टिप्पणी की गई 2021 की बात। कोरोना महामारी के दौरान कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जल्दी और प्रभावी कदम उठाते तो कई जिंदगियां बच सकती थीं। अब वीएचपी का कानूनी नोटिस 2022 की बात, ये भी जान लीजिए। कुणाल कामरा पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप भी लगा था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की थी। उमर खालिद के समर्थन में खड़ा होना, यह मामला भी समझ लीजिए। कुणाल कामरा ने जेएनयू हिंसा के आरोपी उमर खालिद के साथ अपनी फोटो शेयर की थी, अपनी फोटो साझा की थी और उनके समर्थन में उसके बयान दिए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और बिल्कुल होना भी चाहिए। अब विवाद का राजनीतिक आयाम। कुणाल कामरा का यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला चुका है। भाजपा और महायुति की पार्टियां कामरा की टिप्पणियों को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही हैं और उनकी कड़ी आलोचना जो है वो की जा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने खुलकर कामरा का समर्थन किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कुणाल कामरा के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का हाल कैसे जो है वो हल जो है वो निकलता है, क्या हाल होता है। क्या शिंदे सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी या फिर कामरा को अपने बयान के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। माफी मांगने से अगर वो इनकार कर भी दिया है तो भी क्या ऐसा नहीं होता है कि आप बच जाएंगे। कुणाल कामरा का विवादित बयान जो है केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक तथा राजनीतिक संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाने के मुद्दे पर गहरा सवाल उठाता है। कामरा के बयानों और उनकी आलोचनाओं से यह साफ है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, लेकिन इसने जो है उन्हें कई बार विवादों में डाला है। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय समाज और राजनीति इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई इस पूरे मामले को, और चलिए इस मामले पर आपको प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी आपको हम सुनाते हैं। जरा प्रतिक्रियाएं भी सुनिए। कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेकर डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना। अब हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर के उस ऐतिहासिक स्थल पर जहां भारतीय रेलवे ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की है। अब बात करेंगे एक ऐसे पुल की जो न केवल अपने निर्माण में इंजीनियरिंग की मिसाल पेश करता है, बल्कि ये जम्मू और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनेगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की, अंजी रेलवे पुल की, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है और इसका महत्व केवल देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी अपार है।
कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे वक्राकार खंड का यह हिस्सा है। एक नई दिशा में हमारी तकनीकी शक्ति को यह दर्शाता है। अब हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे यह पुल न केवल भूकंप, उच्चतम तीव्रता वाली हवाओं और ब्लास्ट लोड जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि यह कश्मीर घाटी में भारतीय रेल के नेटवर्क को मजबूत करेगा। साथ ही ये जानेंगे कि इस पुल के जो निर्माण में क्या नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और इसका जम्मू कश्मीर के विकास में क्या महत्व है। देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। देखिए, एक स्पेशल इंस्पेक्शन कार है जिससे कि ये अभी तक हमने दिखाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब पुल जो नीचे से दिखाया था, अब ऊपर से इसी तरह से इसका लगातार ये ट्रायल यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि मंत्री जी ने तो वंदे भारत की यहाँ से ट्रेन भी निकली थी और अब यहाँ से ही ये हम श्रीनगर जाएंगे और इसी से ये ऊपर का हिस्सा चिनाब का है। और देखिए दोनों तरफ सिक्योरिटी रीजन से भी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये इलाका है, सीआरपीएफ से लेकर जीआरपीएफ के कमांडो तैनात है यहाँ पर। और हर पोल पर जो है सीसीटीवी की भी यहाँ पर तमाम जगह से, क्योंकि ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और एक दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनकर ये तैयार हो गया है। हिंदुस्तान की आन बान शान इसको चिनाब पुल को कहा जा रहा है। देखिए कितनी मशक्कत और कितनी चुनौतीपूर्ण ये एक प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि तमाम तरह के इसके अंदर पेचीदियां थी, चुनौती थी, क्योंकि एक डेमोग्राफिक भी बात करें तो बहुत तेज यहाँ पर हवा जो है वो चलती है। एक समय तो ऐसा आया था इस प्रोजेक्ट को कहा गया था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बहुत तेज हवा की वजह से इतना ऊपर होना वो नहीं है। लेकिन अब इस पुल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा भी चलती है तो इस पुल पर कोई असर नहीं होगा। गुजरात की तरह अगर भूकंप जो बहुत 7-8 रिएक्टर स्केल का तीव्रता का भूकंप आया था, उस भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। अब बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं और जो जब कश्मीर से कन्याकुमारी का जो एक सपना था रेल का, वो बहुत जल्द देश के लोगों को मिलने जा रहा है। देश के हमारे कश्मीर के जो लोग तमाम भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। यानी कि आप कश्मीर से सीधे अब कश्मीर जा सकेंगे, क्योंकि ये बारामूला और श्रीनगर उधमपुर का ये जो प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट, ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है और उसी पे ही ये अब हम यहाँ से श्रीनगर जा रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की और वहां पर बने एक शानदार पुल की। चलिए हमने आपको वहां पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, एक और स्पेशल रिपोर्ट वहीं से आपके लिए पेश है। बड़ी बड़ी पहाड़ियां आप जो देख रहे हैं, इस समय मैं जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा हूं और भारतीय रेल की जिस समय इसका सबसे ज्यादा दुनिया की नजरें जो खींच रहा है वो यही इलाका है। क्योंकि यहाँ से आप देखिए, ये पीछे जो ये टनल आप देख रहे हैं, यहाँ से कटरा कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से इस टनल से निकलते ही, जैसे आप इस तरफ आएंगे और इस तरफ से निकलते ही आप जो कैमरामैन से कहूँगा जरा ये दिखाए कि ये जो पुल बना है, यानी कि जो अंजी पुल, जिसकी पूरी दुनिया भर के अंदर चर्चा हो रही है कि ये पहला ऐसा भारत का रेल पुल बना है जो केबल पर आधारित है। यानी कि ये पूरी तरह से ये केबलों पर टिका हुआ पुल बना है। जो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जैसे सिग्नेचर ब्रिज है, उसी तरह से ये पुल जो है वो केबल के तारों पर टिका हुआ है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट ये भारतीय रेल का रहा है, क्योंकि ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, उन पहाड़ों के कई लंबी खाई के बीच के अंदर ये पुल जो अंजी पुल बताया जा रहा है ये बना है। और इसकी केबल की भी खासियत बताऊं तो ये कोई आम केबल नहीं है, ये स्लोवाकिया से मंगाए गए ये केबल हैं। यानी कि ये इसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे केबल हैं। इस तरह से करीब 96 केबल जो हैं वो पूरी तरह से इस पर बने हैं। और यहाँ से ही रियासी स्टेशन, जब जम्मू से कटरा माता वैष्णो देवी से यहाँ से जब जाएंगे, करीब 10 से 15 मिनट के टाइम के अंदर आप रियासी स्टेशन पहुँच जाएंगे। वैसे चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे दिल्ली के विशाल और ऐतिहासिक बजट की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जी हां, 1 लाख करोड़ रुपए का।
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए यानी 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ यानी 2144,000 करोड़ का बजट रखा है। केंद्रीय सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है, यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वे चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिला। रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदनी परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। तो देखिए, सीएम रेखा के विपक्ष पर 5 बयान भी आप जान लीजिए। अब दिल्ली को लंदन बनाने के वादे पर एक समय पर दिल्ली के मालिक केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को सपना दिखाया था कि वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, अधूरे प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। आयुष्मान योजना को लागू नहीं करने पर कहा कि केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। वे चाहते थे कि योजना में उनका नाम चलाया जाए, प्रचार ताकि उनका हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासी जो है सालों तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। अब पीएम और एलजी से विवाद पर कहा कि आम आदमी पार्टी और हम में बहुत फर्क है। आप केवल वादा करते थे और हम वादा निभाते हैं। आप पीएम और एलजी को गालियां देते थे, हम मिलकर काम करेंगे। शीश महल विवाद पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। पीएम आवास योजना को लागू नहीं करने पर कहा कि पिछली सरकार ने भारी भरकम बजट जरूर रखे, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। अब इस पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, जरा वो भी गौर से सुनिए। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। इस दिल्ली को, आपकी दिल्ली, मेरी दिल्ली, हमारी प्यारी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होना होगा। यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवेज व्यवस्था, यहाँ के पुल, यहाँ की सोलर एनर्जी सिस्टम, इन सबको बेहतर होने के लिए, यहाँ पर बेहतरी के काम होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी किया। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा नहीं करती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी जनता में, जिस सेक्टर में सरकार का निवेश हो रहा है, जनता में विश्वास अर्जित करती है और निवेश आता है। और निवेश आने से रोजगार बढ़ता है, जनता के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगी। देखिए, ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। और इसमें और भी ज्यादा खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के सीवर लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए जल बोर्ड को जो 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, सारा सीवर और पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, पीडब्ल्यूडी को जो फंड दिया गया है, पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट को नालों की सफाई का पैसा दिया गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया था।
होता। कमजोर वर्गों के लिए भी घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, व्यापारियों के लिए भी हैं, यहाँ तक कि गिग वर्कर जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। ऐतिहासिक बजट है और मुख्यमंत्री जी, जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने यह साबित किया। बहुत शानदार टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते, कला संस्कृति मंत्री के नाते और लॉ मिनिस्टर होने के नाते जो बजट इन तीनों विभागों को दिया गया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल चलिए, ये खबर भी आपको दिखाई और 1 लाख करोड़ के बजट के बारे में भी आपको बताया, लेकिन इस बजट से समृद्ध बनेगी दिल्ली? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या उत्तर है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, उत्तर आया है कि समृद्ध बनेगी तो लगभग 89, लगभग 90% के करीब आप सोचिए मानते हैं कि हाँ बनेगी। चलिए, ये खबर भी दिखाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संबल हिंसा की और उससे जुड़े मुख्य आरोपियों की। आखिर कब तक बचेंगे हिंसा के मुख्य आरोपी? संबल हिंसा को भड़काने के आरोप में पुलिस ने विवादित ढांचे के सदर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया और संबल के सांसद के घर पर भी अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आज प्रशासन जब उन्हें नोटिस देने उनके घर पहुंचा तो उनके परिवार से कोई नहीं मिला और पुलिस बिना नोटिस दिए वापस आ गई। लेकिन सवाल यही है कि वही है कि संबल हिंसा के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में नाम होने के बावजूद इन बड़े लोगों पर कार्रवाई इतनी देरी से क्यों? सवाल यह भी कि हिंसा वाले समय पर वहां मौजूद वो था विवादित मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष जफर अली। सवाल सपा सांसद पर भी कि जिसने हिंसा को भड़काने के लिए भीड़ को उकसाया और उन्हें संरक्षण दिया, उस पर बड़ा एक्शन कब होगा? ये सारे प्रश्न है, लेकिन एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो शायद उनके उत्तर आपको मिल जाए। सांसद जियाउर रहमान बर्क की, इन पर भी पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए अवैध निर्माण मामले में सोमवार को विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई जांच करने के लिए पहुंचे। जिस हिस्से को अवैध बताया गया है उसकी नापतोल की। तो संबल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और नेजा मेला पर जो रोक लगी है उसके बारे में भी आपको बताना था, लेकिन तमाम मुद्दे होते हैं। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, आप हमें सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पेज पर आप हमारे पोल्स में हमेशा एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि जनमत एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री में जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। केवल एंकर बोले आप सुने, बात खत्म नहीं होती। आपका जो मत होता है उसका पोल का परसेंटेज एग्जैक्टली हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे। बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।